नमस्कार प्यारे दोस्तों, हिंदी के क्लास में आज हम एकम नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात यह गद्य के बारे में देखेंगे। लेखक के बारे में बता दें तो लेखक का नाम है मोहन राकेश। उसका जन्म जालंधर जो पंजाब में है वहीं पर सन 1925 में हुआ था। उसके पिताजी साधन संपन्न थे, क्योंकि वे एक अच्छे वकील थे। वकील होने के साथ साथ उसे साहित्य के प्रति अपार रुचि थी। पढ़ाई में उसे अपार रुचि थी। इसके कारण लेखक मोहन राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त मात्रा में साहित्य प्राप्त हुआ, क्योंकि पिताजी साहित्य प्रेमी होने के कारण अपने बेटे को वारसा में साहित्य मिला। ऐसे मोहन राकेश ने हिंदी और संस्कृत में एमए तक की पढ़ाई प्राप्त की है। डीएपी कॉलेज जालंधर में वे हिंदी अध्यक्ष के रूप में भी उसने काम किया है। कुछ समय उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन भी किया है। बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ उपन्यास और नाटकों की रचना भी मोहन राकेश ने की। देखिए, उसकी कृतियों के बारे में देखा जाए तो इंसान के खंडहर, नए बादल और एक और आदमी वह यह लेखक की सफल कहानी संग्रह है। अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल वह लेखक के प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस व मुकेश राकेश के मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक। तो ऐसे मोहन राकेश ने गुलमर्ग की खिड़की से एक रात जो एक यात्रा वृत्तांत है और वह परिवेश से लिया गया है। इसके अंदर लेखक ने जो गुलमर्ग है वह एक प्राकृतिक सौंदर्य धाम है, जिसकी शोभा प्रकृति सौंदर्य देखते ही बनता है। खुद लेखक व कुदरती प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत है। लेखक खुद गुलमर्ग गए हैं, इसलिए इस एकम के अंदर लेखक ने अपनी स्वानुभूति का प्रदर्शन किया है। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का सारा प्राकृतिक सौंदर्य मानो के अपने में समाया हुआ है और अंत में गुलमर्ग का अकल्पनीय वातावरण उनसे भुलाया जाता नहीं। तो ऐसे सुंदर एकम की बात, जो प्रकृति चित्रण की भरमार है इस काव्य के अंदर, एकम की आज हम शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थी अब अपनी किताबें खुली रखें ताकि पूरा एकम हम अच्छी तरह से पढ़ सकें। तो देखें, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। कुछ जगहें होती हैं जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है। इस संसार में, इस दुनिया में, इस देश में कई स्थान ऐसे हैं कि जिस स्थान को हम एक बार अपनी आंखों से देखते हैं तो फिर वह दृश्य हमारी आंखों से अदृश्य नहीं होता।
यह दृश्य हम भूलना चाहे तो भी भूल सकते नहीं। बार बार हमारे नजर के सामने तरोताजा होता रहता। कई स्थान ऐसे होते हैं, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं, लेकिन यह अकल्पनीय दृश्य अगर हम बार बार देखते हैं तो बार बार देखने के कारण हमारा मन भर जाता है, हमारी आंखें धरा जाती हैं, फिर वह दृश्य हमारे सामने एकदम सामान्य हो जाता है, वह स्थान में हमें सामान्य हो जाता है। जैसे कि हम पालनपुर में रहते हैं तो पालनपुर के अंदर जो देखने लायक है, यह हमारा कीर्ति स्तंभ है, वह पातालेश्वर महादेव का मंदिर है। वह अगर जो हमने नहीं देखा नहीं तो देखने की इच्छा होती है, लेकिन हम बार बार देखते हैं तो हमारा मन भर जाता है। तो कई स्थान ऐसे होते हैं, लेकिन यह गुलमर्ग एक ऐसा स्थान है कि उसे तुम जितनी बार देखो ने उतनी बार हमें नया लगता है, हमारा मन भरता नहीं। देखिए एक उदासीन शब्द है, उदासीन, अनमना, मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहां कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया। लेखक कहते हैं कि जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया न तब मुझे गुलमर्ग बिल्कुल साधारण सा लगा, एक सामान्य सा लगा कि बड़े बड़े पेड़ हैं, खुला सपाट मैदान है और घने पेड़ों के झुरमुट मतलब आसपास पेड़ बहुते का समूह, पेड़ों का समूह से बोलते झुरमुट। तो खुला मैदान, पेड़ों के झुरमुट, देवदारों के ऊंचे ऊंचे पेड़, इसी प्रकार मुझे ये सारा का सारा गुलमर्ग एक सामान्य दिखा और मैं थोड़ी देर में तो उसे पूरा घूम लिया, थोड़े समय में मैंने उसे पूरा देख लिया। मगर बाद में महीनों वहां रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से लेखक को गुलमर्ग जाना हुआ और वही गुलमर्ग में लेखक को 1 महीने रुकना हुआ और उसी वक्त जब यह लेखक ने गुलमर्ग के सारे दृश्य देखे ने, तब उसने सोचा कि 1 महीना तो क्या, 1 साल तो क्या, जितना समय गुलमर्ग में बिताओ उतना समय हमें कम पड़ता है, क्योंकि गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती। इसलिए लेखक कहते हैं कि हम उसको पूरा कभी देख भी सकते नहीं। देखिए एक शब्द आया एहसास। क्या है ये एहसास? अनुभव। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान का एक हिस्सा रूप देखने लगता है। गुलमर्ग में हम रहे नहीं तो थोड़े समय के बाद हम देखे नहीं तो मानो कि हम भी गुलमर्ग के एक भाग ना हो, उसके सपाट मैदान का एक भाग ना हो, वैसा मनुष्य स्वयं अपने मन में सोचने लगता है और हमें ऐसी स्वानुभूति होती है। देखिए क्या, तब कांपती हुई तितलियां, उठते बादलों और बढ़ते चमकती हुई पहाड़ियों की तरह के जिस प्रकार तितलियां, जो तितलियां मतलब होता है गुजराती में पतंगियां बोली थी, तो उड़ती हुई तितलियां, बादलों की झुरमुट, गिरते हुए बर्फ की बौछारें, ये जिस प्रकार गुलमर्ग का भाग है उसी प्रकार हम भी अपने को गुलमर्ग का एक भाग समझने लगते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्य का उदय होना उसको बोलते हैं सूर्योदय और सूर्य का अस्त होना उसको बोलते हैं सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त एक दूसरे के विरोधी शब्द है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त, संध्याएं, घना कोहरा
देखिए कोहरा, उसे हम ओस बोलते हैं, ओस का झाकड़ गुजराती में बोली छी। जब सर्दी की ऋतु में सुबह सुबह में पूरा का पूरा वातावरण हमें धुंधला लगता है, मानो कि बादल जमीन पर उतर आए हो वैसा लगता है, आगे पीछे में कुछ दिखता नहीं, उसे बोलते हैं कोहरा। तो कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से बिछोड़ने का। और इसलिए कोई व्यक्ति अगर गुलमर्ग में रहता है, थोड़े समय तक रहता है और फिर वह गुलमर्ग से अपने घर जाता है या अपने सही स्थान पर जाता है, अब तब वह बिछुड़ता है, तब ऐसा लगता है कि एक बेटा अपनी माँ से बिछुड़ रहा ना। जब एक बेटा माँ से बिछुड़ता है और बेटे को जिस प्रकार दर्द होता है, वैसा ही दर्द एक गुलमर्ग में से निकलने वाले व्यक्ति को होता है। उसने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहा जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, मतलब गुलमर्ग को हम फूलों की नगरी कहे तो भी सही, क्योंकि प्रकृति की भरमार है। विविध पेड़ पौधे पर सुंदर पुष्प खिलते हैं, जमीन पर छाई हुई घास की चादर, छोटे छोटे वृक्षों पर भी पुष्प खिलते हैं और ये दीवारें भी पुष्पों से भरी होती। इसलिए ऐसा लगता है कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर खिलते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती। हमारी आंखें मुग्ध क्या है? मुग्ध, मुग्ध मतलब मोहित। हमारी आंखें मुग्ध होकर आकाश की ओर देखती ही रहती। क्या? हमारी आंखें मुग्ध होकर आकाश की ओर देखती ही रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। सुबह सूरज के प्रकाश के किरणों के कारण यह कलियां खिलकर पुष्प बनती हैं और विविध रंग बिरंगी पुष्प खिल जाते हैं। इसलिए यहाँ लेखक ने बताया है कि फूलों के अंदर नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नए नए कॉम्पोले फूट आती है। क्या? वातावरण में नए नए कॉम्पोले, कॉम्पोले मतलब पेड़ पौधों की नई पत्तियां, इसे बोलते हैं कॉम्पोले। हर क्षण एक नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। एक एक पल में हम नया रोमांच होता है, नया अनुभव होता है। हमें लगता है कि ये तो नए अनुभव और नए रोमांच की सृष्टि का सर्जन शायद कुदरत ने गुलमर्ग में ही ना किया हो। बादलों के पार्टिकों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठ जाते हैं। देखिए पार्टिको, पार्टिको मतलब बरामदा। अब बादल का बरामदा मतलब आकाश में बादल होते हैं और बादल की परछाई जो जमीन पर पड़ती है, वही परछाई को हम पार्टिको बोलते हैं, बरामदा बोलते हैं। और ये बादल के परछाई के नीचे कई लोग अपनी बाहें फैलाकर, अपने हाथ फैलाकर बैठे हुए नजर आते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। सैलानियां जो प्रवासी लोग हैं, वह गुलमर्ग में घूमने के लिए आने वाले लोग। तो वही सपाट मैदान है, इसलिए सपाट मैदान होने के कारण वही घोड़े और ऊंट जैसे प्राणी लोग पालते हैं। उसके ऊपर सैलानियों को या प्रवासी को उसके ऊपर बिठाकर वे अपना रोजगार करते। तो इसी प्रकार जो सैलानी आए हैं वह घोड़े और ऊंट पर बैठे दौड़ाते हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहां तहां छिटके हैं। सहसा प्रकाश में नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदे पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता। सुबह सुबह में जो एक घास पर ओस बिंदु पड़ी होती है और ओस बिंदु पर जब सुबह सुबह के सूरज के प्रकाश के किरण जब पड़ते हैं, तब इसके अंदर 7 रंग के प्रकाश विभाजित होते हैं। और इस 7 रंग के प्रकाश के कारण, अलग अलग रंगों के विभाजन होने के कारण वह दृश्य बड़ा सुंदर लगता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना वहां के फूल से बादल हो जाता है
मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें जब तक बादल बरसेगा नहीं फैली रहेगी ऐसी कोमल विस्फोट दिखा। जब शाम होती है तो ये पगडंडियां जिस पर एक ही व्यक्ति चल सके वैसा पतला रास्ता, मतलब के शाम के समय ये पगडंडियां भी आभा सुरमई ओढ़ लेती है। सारा वातावरण ढलते हुए सूरज में लाल हो जाता है। अभी बादल बरसेगा, बाहें फैलाई रहेगी ऐसी कोमल विस्फोट विधा। लोग बाहें फैलाते हैं, लगता है कि अभी बादल बरस पड़े। सूरज चमकेगा तो फूल में नया सपना जन्मेगा। देखिए फूल खिलते हैं तो सूर्य के प्रकाश के कारण, तो ऐसे वसंत ऋतु के अंदर सूर्य के प्रकाश के कारण पेड़ पौधे पर जो कुंकोले होते हैं उसके पर सूरज की सुबह की प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह खिल उठते हैं और पुष्पों का जन्म होता है। मानो कि आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे बीज इधर उधर भटकने लगते हैं। आकाश में बादलों के छोटे छोटे क्या है द्वीप। द्वीप का मतलब क्या होता है? टापू। वह हमारा भूगोल का शब्द है। चारों ओर पानी होता है और बीच में जमीन का जो भाग होता है उसको हम द्वीप बोलते हैं। उसको हम गुजराती में टापू भी बोलते हैं, हिंदी में भी टापू बोला जाता है। तो आकाश में ऐसे बादलों के टापू मानो के घूमने लगते हैं। भेड़ और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंग जाते हैं। भेड़ और बकरियों के रेवड़, एक शब्द है रेवड़। रेवड़ का मतलब होता है समूह। देखिए शब्द समूह के लिए शब्द सुंदर है। भेड़ बकरियों का झुंड, उसके क्या बोलते हैं? रेवड़। शब्द समूह के लिए कभी पूछा जाता है कि भेड़ बकरियों का झुंड, उसको क्या बोलते हैं? रेवड़। तो सुबह होते ही भेड़ बकरियों का यह समूह भी अपने खुराक की खोज में या पगडंडियों पर निकल पड़ते हैं। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा महसूस प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, और दिन के समय जो सारा वातावरण वाचाल होता है वह शाम के समय एकदम शांत हो जाता है। क्योंकि ये भेड़ बकरियां का रेवड़ जो होता है वह भी अपने अपने घर लौट जाते हैं। गुलमर्ग में आए हुए सैलानियां हैं वह भी अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। रह जाती है सिर्फ प्रकृति की शोभा, खुला मैदान, ऊंचे पेड़। गुलमर्ग को वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। अब गुलमर्ग का एक प्रसंग है जो मोहन राकेश कभी भूल सकते। तो एक रात का समय है और ये रात के समय मेरे साथ क्या घटना घटी है वह लेखक कहते हैं मैं कभी भूल सकता। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। लेखक कहते हैं कि शाम थी, शाम के समय मैं होटल में निवास कर रहा था। ठंडी हवा चलने के कारण मैं खिड़की पर हवा ले रहा। दूर बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। घटा मतलब बादलों का जो मैंने देखा सामने, तो सामने से ही बादलों की एक सुंदर घटा मानो कि हम अपने अंदर से बरसात बरसाती हुई वह मेरी ओर आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में समेट ले। मैं वह प्रतीक्षा मतलब इंतजार। मैं खिड़की पर खड़ा खड़ा वह बरसती हुई घटा का इंतजार कर रहा था कि ये घटा कब मेरे पास आए और मुझे भी घटा में समा ले, ताकि मैं घटा में पूरा समा जाऊं और घटा में बरसती हुई घटा में मैं पूरी का पूरा भीग जाऊं। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। आज भी देखते हैं कि बरसात में बरसते हुए बादल में छोटे बच्चे स्नान करने के लिए माता पिता रोकते हैं, टोकते हैं तो भी दौड़े जाते हैं। क्योंकि जब पहली बारिश होती है और पहली बारिश के अंदर भीगने का जो आनंद मिलता है, जो मजा आता है वह कुछ और होता है। तो यह आज वातावरण भी ऐसा था कि लेखक वह खिड़की में खड़े खड़े सोच रहे थे कि अगर यह बादल की घटा में आज मुझे समाने का मौका मिला नहीं तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना रहेगा नहीं। घटा ऊपर से घिर जाए
और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आते हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा। यह घटा मेरी ओर आ रही थी और मैं घटा का इंतजार ही कर रहा था। इसलिए मेरे मुख से अनायास ही शब्द निकल जाते थे कि आ मेरी तरफ आ और मुझे तेरे अंदर समा ले। तुझसे कमजोर नहीं कि मैं तुमसे कमजोर, कम है जोर जिसके अंदर वह कमजोर। निर्बल हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। अब आकाश में हवा जितनी तेज बढ़ती है उतने बादल तेज दौड़ते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं था कि हवा तेज थी लेकिन बादलों की घटा के अंदर कोई गति नहीं थी, वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। हालांकि तूफान बहुत उठा और बार बार जोर की गरज होती थी। हालांकि मतलब यद्यपि आकाश में तूफान जोरों का उठा हुआ था, बिजली चमक रही थी, बादलों की गर्जन तर्जन भी हो रही थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं काम जाती थी। आकाश में बरसते हुए बादलों की गर्जना से धरती में उसकी प्रतिध्वनि के कारण सारा वातावरण गूंज जाता था। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली काटती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था और आकाश में चमकने वाली बिजली वह भयानक रूप से चमक जाती थी और उसके एक ही प्रकाश के कारण सारा वातावरण दिन जैसा लगने लगता था। पूरा का पूरा दृश्य हम अपनी आंखों से देख सकते थे। मतलब बिजली की एक चमक पूरे के पूरे वातावरण को नंगा कर देती। नंगा कर देना मतलब बिजली के प्रकाश से हम अपनी आंखों को सामने वाला दृश्य देख सकते। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बुंदे मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपनी ओर लेने के लिए तैयार था। मैं सोच रहा था, खुश था कि अभी ये बादल मेरे पास आएगा, ये बिजली का कहर मेरे ऊपर टूट जाएगा, ये बरसते हुए गर्जन करते हुए बादल मेरे ऊपर कहर बनकर टूट जाएंगे। मैं इसका इंतजार कर रहा था, मैं डरता नहीं। इसलिए मैं सोच रहा था कि अभी वह मुझे अपने अंदर समा लेंगे। मगर अचानक हवा रुक गई। देखिए क्या हुआ, मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहां का तहां ठिठक। देखिए एक शब्द है ठिठक का, रुकना। हवा बंद हो गई। ये बादल जो मेरी तरफ आ रहे थे वे बादल भी वहीं के वहीं ठिठक गए, रुक गए और दूर ही पथ के पक्षी की तरह दम तोड़ने लगे। पक्षी की तरह दम तोड़ना एक मुहावरा है। मर पर कटा पंछी, जिसके पंख कट गए हैं वैसे पंछी आगे उड़ सकते नहीं, वह जमीन पर गिर जाते हैं और अपना दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। जिस प्रकार पर कटा पंछी दम तोड़ता है उसी प्रकार यह बरसती हुई घटा हवा बंद हो जाने के कारण वहीं की वहीं रुक गई। बिजली की सांस रुकने लगी, बिजली भी बंद होने लगी, गर्जन तर्जन भी बंद हो गया। मेरी भी क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना, मैं कल्पना में खोया हुआ था। मैं सोच रहा था कि अभी मैं ये बादल की घटा में समा जाऊंगा, बरसती हुई घटा में मैं भीग जाऊंगा। मैं कल्पना में उड़ रहा था, लेकिन एकाएक यह हवा रुक गई। यह क्या बादलों की घटा भी वहीं रुक गई और मानो कि मैं आकाश से एकदम नीचे पटक गया। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ साथ मेरा आकाश में तूफान जोरों का था, तो ये तूफान का जोर भी रुक गया और मेरे अंदर भी ये बरसते हुए घटा में समा जाने का जो जोर उठा था, जो खुशी हुई थी, वह भी एकदम रुक गई। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका, मैं उस घटा के साथ मेरा मिलाप हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते। कई क्षण ऐसे होते कि जीवन में एक दो बार आते, बार बार ऐसे क्षण हमें प्राप्त होते नहीं। इसलिए कई बार कहा जाता है कि जो क्षण तुम्हें प्राप्त होते वह क्षण का हमें फौरन
लाभ उठा लेना चाहिए, दूसरी क्षण का इंतजार करना चाहिए नहीं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। जो लोग गुलमर्ग में रहते हैं वैसे गुलमर्ग में रहने वाले लोगों के जीवन में तो ऐसे क्षण आते हैं, लेकिन अगर हम घूमने के लिए गए हैं, प्रवास के लिए गए हैं, तो ऐसे क्षण हमारे जीवन में बार बार आते नहीं, क्योंकि गुलमर्ग जाने का बार बार हमें मौका मिलता नहीं। तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। इसका आकर्षण वातावरण है, वही व्यक्ति को गुलमर्ग की ओर खींचते हैं। वरना वहां क्या एक खुला सपाट मैदान है जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए? वहीं और तो कुछ नहीं, सपाट मैदान है, देवदार के ऊंचे पेड़ है, प्राकृतिक शोभा है। तो क्या लोग यहाँ गोल्फ खेलने के लिए आते हैं? नहीं, उसकी प्राकृतिक शोभा देखते आते हैं। गोल्फ एक प्रकार की रमत है जो घोड़े पर बैठकर गेंद को फटकारा जाता है और वह सपाट मैदान में खेला जाता है, और यहाँ सपाट मैदान है तो लोग यहाँ गोल्फ खेलने के लिए नहीं आते, लेकिन गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा देखने के लिए यहाँ गुलमर्ग में आते। तो इस लेखक के अंदर मोहन राकेश ने जो खुद गुलमर्ग का प्रवास किया है, अपने जीवन में उसने जो अनुभव किया है, उसने यह सारा भुगतान, जिसे हम यात्रा भुगतान कहते हैं, वो पूरी की पूरी बात गुलमर्ग की खिड़की से एक रात एकम के अंदर बताई। तो देखें मित्रों, आज हम यह एकम यहाँ समाप्त करते हैं। एकम के नीचे स्वाध्याय के कुछ 7 प्रश्न दिए गए हैं। ये 7 प्रश्न सब विद्यार्थी अब अपनी नोटबुक में लिख। 7वें नंबर पर यह एकम है 8, स्वाध्याय 8। इसमें यह सारे प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से लिखें। ध्यान रखें, नोटबुक बनाना आवश्यक है। सभी की नोटबुक में जहाँ तक हमने अभ्यास किया है वह सारे के सारे लेसन के सभी के स्वाध्याय मौजूद होना चाहिए। थैंक यू।